Hello students, Neha Tripathy welcomes you in GRASS Chemistry. Today we learn about valence bond theory. Valence bond theory was proposed by scientists Pauling and Slater. It gives information about the bonding. So valence bond theory is named. What happened? Scientists proposed some points about the valence bond theory. First point, it gives information about the bonding इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसे होता है, उनमें कौन से बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये हमें ये थ्योरी से बताया गया है, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT, दैट इज क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी. So, metal ligand bonding in complex has been described by VBT and CFT. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें ये बॉन्डिंग के बारे में, जो कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. फर्स्ट पॉइंट इज VBT is based upon concept of hybridization which help us to describe the structure of complex. If you want to know the structure of complexes, then VBT help us in that also. So इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके का इनमें कॉम्प्लेक्स रहेगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कॉम्प्लेक्स का. दो टाइप्स के उसमें रहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे. सेकेंड पॉइंट, vacant d orbital along with s and p orbital of metal ion take part in hybridization. देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा vacant d orbital पार्टिसिपेट करता है along with s and p orbital. अब हाइब्रिडाइजेशन मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. वैसे ही और हाइब्रिडाइजेशन होता है d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3 d2. ये देखो, ये दो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अब ये लेसन में हम पढ़ेंगे. तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होता है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है मेटल का. मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. वो वैकेंट मीन्स एम्प्टी. वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में मेटल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद उन दोनों के बीच में, मेटल एंड लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है. सो ये जो प्रोसेस है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का. तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है मेटल आयन का अलॉन्ग विद एस एंड पी ऑर्बिटल. सो नेक्स्ट, number of vacant d orbitals equal to number of ligand donor atoms which is equal to coordination number of metal. ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो d ऑर्बिटल है उसमें जितने नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगे, यानी मेटल आयन के पास जितने नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ लिगेंड्स उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर पाएंगे. अगर उसके पास 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो 4 नंबर ऑफ लिगेंड अपने 4 लोन पेयर उसमें डोनेट करेंगे और उसमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल का जितना नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ लिगेंड के डोनर एटम्स रहेंगे, विच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर मेटल लिया और यहाँ पर ऐसे हमने लिगेंड्स लिखे, ठीक है. सो लिगेंड, एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा लिगेंड दूसरा, थर्ड लोन पेयर इज डोनेटेड बाय थर्ड लिगेंड, और ये फोर्थ. तो यहाँ पर 4 क्यों लिगेंड्स के साथ मेटल ने बॉन्ड फॉर्म किया? क्योंकि ये जो मेटल है, ये मेटल आयन है, इसके पास 4 नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल हो गए. इसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल हो गए? वैकेंट डी ऑर्बिटल में से इसके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें 4 लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं और इनके बीच में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए. इसलिए ये पॉइंट देखो, नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जितने इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे उतने नंबर ऑफ लिगेंड के डोनर एटम्स होंगे. ये लिगेंड के डोनर एटम्स उतने होंगे, और इसलिए यहाँ पर 4 लिखा हमने, और उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल रहेगा. और ये मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 4, क्योंकि इसने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए हैं. तो इस तरीके के इसका ये थर्ड पॉइंट रहेगा. नेक्स्ट,
overlap between the vacant d orbital of metal and ligand leads to the formation of coordinate bond. और इनका जो है मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल और जो लिगेंड है इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। ओवरलैपिंग के वजह से इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो स्टूडेंट्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो वैसे ही मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप हो गए, इनसे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग रहता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बॉन्डिंग के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये आप ज़रूर देखें। इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक्सिस के अबव एंड बिलो द एक्सिस अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं लैटरली, तो वहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। बट यहाँ पर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जब लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इनके ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब वैकेंट ऑर्बिटल मेटल का और लिगेंड का, ये दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। The n-1d and nd orbitals used in the hybridization allow the complex to be classified as outer and inner orbital complex। अब देखो n and n-1 लास्ट और उसके पहले का जो ऑर्बिटल है, ये अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दो टाइप का हमें कंपाउंड से, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन से हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलता है। फॉर एग्जांपल एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है, ये हमें देखना है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी ND आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में n-1 d ऑर्बिटल्स आर यूज। क्या होता है अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपाउंड है जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d, उसके बाद ऐसे ये है। तो यहाँ पर अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है जैसे कि है, इसके बाद 4p आएगा, फिर 4d आएगा, जैसे 4d है तो ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया। अगर ये ऑर्बिटल यूज हो रहा है लाइक d2sp3, ठीक है, d2sp3 यानी ये पहले का d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। दिस विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड sp3d2 अगर है यानी ये आउटर ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो d2sp3 और sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन से इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फॉर्म होते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो हम डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे। लाइक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, उसमें डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पॉलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट में हमें बताए गए हैं, जिसमें कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उसके ज्योमेट्री के शेप के बारे में, यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एज वेल एज जो डी ऑर्बिटल है वैकेंट मेटल के पास, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल के जितने नंबर होंगे उतने ही डोनर के एटम्स रहेंगे लिगेंड के, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नंबर भी उतना ही रहेगा। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल, उससे फॉर्मेशन किसका होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, आउटर डी ऑर्बिटल अगर, और इनर डी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इनर डी ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होगा, लाइक d2sp3 एंड sp3d2। इसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।